हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाजीकरण या फिर सोशलाइजेशन। आज हम समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे, समाजीकरण की सक्रिय एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एजेंसीज़ के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे 3-4। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो समाजीकरण है क्या? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। तो हम जो कुछ भी समाज द्वारा सीखते हैं उसे ही समाजीकरण कहा जाता है। मतलब हम जैसे पैदा होते हैं तो हमारा समाज जैसा होता है, हम वैसे ही बोलना सीखते हैं। अगर समाज में गाली गलौज ज़्यादा हो रही तो हम अपशब्द ज़्यादा यूज करते हैं अपने बोलचाल में। अगर समाज में अच्छी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो अच्छी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो हम जो चीज़ें भी समाज के द्वारा सीखते हैं, अच्छे व्यवहार करना सीखते हैं, ये सब बुरे व्यवहार जो भी चीज़ें सीखते हैं वो समाजीकरण कहलाता है। और ये पूरे जीवन चलता है, ध्यान रखिएगा, ये जीवन भर चलता है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यह एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। आगे देखते हैं समाजीकरण इकाइयों के प्रकार। चलिए देखते हैं समाजीकरण इकाइयों के प्रकार। बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसी काम करती है। देख लेते हैं, बच्चों के समाजीकरण में दो तरह की एजेंसीज काम करती हैं। पहला है सक्रिय, जिसमें बच्चों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव जिनसे पड़ता है वो सक्रिय एजेंसी कहलाती हैं, जैसे कि परिवार हो गया, दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि हो गया। तो इन पर बच्चे के समाज में कुछ सीखा जाता है, तो समाज के द्वारा इन समाजीकरण की एजेंसीज द्वारा सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, इसलिए इसे सक्रिय एजेंसीज कहा जाता है। निष्क्रिय एजेंसीज, इसमें बच्चे पूरे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट। मतलब इसमें कुछ सीखा तो जाता है लेकिन सीधे सीधे तौर पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। समाजीकरण की इकाइयाँ देख लेते हैं। प्राथमिक इकाई में परिवार आता है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक इकाई में क्या आता है, परिवार आता है। स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, ये कैसी इकाई है, सेकेंडरी इकाई है। ध्यान रखिएगा, द्वितीयक एजेंसी है। ध्यान रखिएगा, ये कैसी हैं, द्वितीयक इकाई है। तो अभी तक हम लोगों ने समाजीकरण के बारे में क्या क्या देखा। समाजीकरण होता क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। समाजीकरण के दो प्रकार होते हैं इकाइयों के। एक सक्रिय एजेंसी होती है जिसपे बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि। और निष्क्रिय एजेंसीज होती हैं जिसमें बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। समाजीकरण की इकाइयाँ क्या होती हैं? पहली इकाई होती है परिवार, जिसे प्राथमिक इकाई कहते हैं। द्वितीयक इकाई में स्कूल, टीचर्स, गेम्स, मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स, बुक्स आदि आ जाएंगी। तो ये समाजीकरण के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था। अब जेंडर के बारे में हम देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न तो हमेशा बनता है कि जेंडर क्या होता है। जेंडर सोशली कॉन्स्ट्रक्ट होता है। सेक्स क्या होता है? जो लिंग होता है वो बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, मतलब जो लिंग होता है वो बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, लेकिन जो जेंडर होता है वो सोशली कॉन्स्ट्रक्ट होता है। पहली ये क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान रखिएगा। सेक्स बायोलॉजिकली कॉन्स्ट्रक्ट होता है, जेंडर हम लोग बनाते हैं, मतलब जेंडर समाज बनाता है। तो यह एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। यह एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। आगे देखते हैं जेंडर बायसनेस क्या होती है। लैंगिक पूर्वाग्रह, इसमें मेल और फीमेल अंतर किया जाता है, मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल कंपटीशन में बॉयज़ और गर्ल्स में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना, या फिर गर्ल्स को थोड़ा सा ज़्यादा छूट दे देना, या फिर बॉयज़ को जैसे बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए हम अपने घर में क्या होता है कि अगर किसी माँ बाप के एक बेटा एक बेटी है तो वो अपने बेटों को ज़्यादा छूट दे देता है, अपनी बेटियों को कम। तो ये क्या है? बायसनेस ही होती है, ये पूर्वाग्रही होता है। मतलब मेल और फीमेल में किसी एक पक्ष के साथ अंतर होता है। ज़रूरी नहीं है केवल गर्ल्स के साथ ही होता है, बॉयज़ के भी साथ होता है। तो बायसनेस किसी के भी साथ होता है, और किसी एक पक्ष पे ज़्यादा झुकाव होता है तो जेंडर बायसनेस हो जाती है। एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए और लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। तो एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए, यही इसमें बताया जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है? जो चीज़ें या तथ्य पहले से चलती आ रही हैं उसी को मानना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है। मतलब पहले से ही मानना, जैसे कि लड़के जो हैं क्रिकेट खेलने में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ बायोलॉजी पढ़ने में ज़्यादा अच्छी होती हैं, मैथ्स पढ़ने में कम अच्छी होती हैं, लड़कियाँ पेंटिंग बनाने में ज़्यादा अच्छी होती हैं, लड़के नहीं होते। तो ये सब क्या है? पहले से चली आ रही जो कुछ रूढ़िवादी बातें होती हैं, गलत बातें होती हैं, जिसको अभी भी माना जा रहा है। जैसे महिलाएं घर का काम अच्छा करेंगी और पुरुष बाहर के काम अच्छे करेंगे, या फिर महिलाएं को केवल घर का ही काम करना चाहती हैं या करना चाहिए। तो ये सब क्या है? पहले से चली आ रही रूढ़िवादिताएँ तो ही हैं,
और इसको ही स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जेंडर क्या होता है? जेंडर एक सोशली कॉन्स्ट्रक्ट बॉडी होती है, और जो सेक्स होता है ये क्या होती है? बायोलॉजिकली कॉन्स्ट्रक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, सेक्स क्या होता है? बायोलॉजिकली कॉन्स्ट्रक्ट होता है। और जेंडर बायसनेस क्या होता है? मतलब मेल और फीमेल में से किसी एक पक्ष पे ज़्यादा झुकाव होता है, किसी एक को ज़्यादा सपोर्ट करना, दूसरे को कम सपोर्ट करना, ये होता है जेंडर बायसनेस। किसी एक को ज़्यादा छूट देना या किसी एक को ज़्यादा सपोर्ट करना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? कि जो चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं उसी को मानना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है। जैसे कि महिलाएं घर के काम करती हैं और पुरुष बाहर के काम करेंगे। अब इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? पिछली बार का प्रश्न है कि किस उम्र के आसपास जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष? बताइए, जेंडर भूमिका क्या होती है? उसकी समझ आ जाती है कि मैं लड़का हूँ, मुझे ऐसे काम करने चाहिए, मतलब जो समाज सिखाता है उस हिसाब से। अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा चाहिए, मुझे मैथ्स पढ़ना चाहिए ज़्यादा, मैं लड़की हूँ तो मुझे पेंटिंग करनी चाहिए, ये सब चीज़ें, मुझे घर के काम भी सीखना चाहिए। तो ये जेंडर भूमिका क्या होती है? मेरे माँ बाप में ऐसे फ़र्क आ रहे हैं, तो वो 4 वर्ष में आने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा दे रही है? बताइए, समानता की बात कर रही है? नहीं। रूढ़िबद्धता की बात कर रही है? जेंडर भूमिका में लचीलापन है? बिल्कुल लचीलापन नहीं है। समता तो बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है? रूढ़िबद्धता की स्टीरियोटाइपिंग हो रही है कि कमज़ोर बनना, कमज़ोर लड़कियाँ होती हैं, पुरुष बनिए और लड़कियों की तरह व्यवहार न करिए, आप रोइए मत, आप कमज़ोर नहीं पढ़ सकते हैं। ये सब क्या है? रूढ़िबद्धता है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न बनेगा कि कोई पॉजिटिव प्रश्न आ रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव टैग आप सीखे ही होंगे। अगर कोई पॉजिटिव प्रश्न आ रहा है, उसमें एक ऑप्शन में समानता है, दूसरे ऑप्शन में समता है, तो आप हमेशा प्रेफरेंस फर्स्ट किसको देंगे? समता को देंगे। ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट प्रेफरेंस समता को देंगे, इक्विटी को देंगे, समानता को सेकंड प्रेफरेंस देंगे। अगर कोई पॉजिटिव प्रश्न है उसका आंसर पॉजिटिव ही बनेगा, समानता भी उसमें ऑप्शन में है, समता भी है, और एक ऑप्शन पूछ रहा है तो हमेशा समता को ही हम आंसर देंगे, समानता को नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 3 है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? बताइए, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? किताबें हैं, सिनेमा घर है, माता पिता का कार्यस्थल है या परिवार है? बताइए, प्राथमिक संस्था माता पिता तो होते हैं लेकिन उसका कार्यस्थल उनका नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, परिवार होता है। प्राथमिक संस्था समाजीकरण की क्या बताई गई है? परिवार। आप देख लीजिए ना, प्राथमिक संस्था समाजीकरण की क्या यहाँ बताई गई है? समाजीकरण की इकाइयों में परिवार प्राथमिक संस्था होती है, बाकी सारी चीज़ें स्कूल, टीचर, गेम्स, मोबाइल फ़ोन्स, मीडिया और लाइब्रेरीज़, ये सब क्या हैं? ये सब द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, तो यह कथन क्या दर्शाता है? बताइए, समता की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, अनुरूपता की बात नहीं कर रहा, अस्मिता की बात नहीं कर रहा है, रूढ़िवादिता। ये तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं, ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव प्रश्न था तो रूढ़िवादिता ही सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा का विषय को सीमित कर देना किस पर आधारित? बताइए, ये प्रथा किस पे आधारित है? तो मतलब लड़के केवल शारीरिक शिक्षा ही ले सकते हैं, लड़कियां केवल जीव विज्ञान ही ले सकती हैं। समावेशी उपागम बिल्कुल नहीं है, समानता बिल्कुल नहीं, खोजी उपागम नहीं है, ये रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइप हो जा रहे हैं। टीचर स्टीरियोटाइप हो रहे हैं कि लड़के को शारीरिक शिक्षा लेना चाहिए, उनके लाइफ में वो अच्छा होगा, और लड़कियों को गृह विज्ञान या जीव विज्ञान ही लेना चाहिए, उनके लिए वो काम काज में मदद करेगा। तो ये क्या है? स्टीरियोटाइपिंग ही तो है। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर जेंडर रूढ़िवादिता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।